हेलो एवरीवन। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। माय नेम इज़ करण भट्ट एंड हमारे यूट्यूब चैनल में आपका एक बार और हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग एक पर्टिकुलर सीरीज़ को लेकर काम कर रहे हैं जिसका नाम है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। ठीक है, इस पर्टिकुलर सीरीज़ में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं हमारे इंडिया की मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में। एंड इस पर्टिकुलर हिस्ट्री के अंदर हम लोगों ने एक स्पेसिफिक बुक को यहाँ पे टारगेट किया हुआ है जिसका नाम है स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन। ठीक है, स्पेक्ट्रम पब्लिकेशंस के द्वारा जो पब्लिश की गई बुक है दैट इज़ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, उसके हर एक चैप्टर्स को हम लोग यहाँ पे बहुत ही ब्रीफली डिस्कस कर रहे हैं। एंड आज का हमारा जो टॉपिक है दैट विल बी पोर्टुगीज गवर्नर्स इन इंडिया। राइट, आप सबको पता है यूरोपियन इंडिया में आए थे फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेडिंग एंड धीरे धीरे वो अपनी कैसी पॉलिटिकल सुप्रीमेसी दिखाते हुए रूलिंग ट्रेडिंग से रूलिंग की तरफ जा रहे हैं, उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और सबसे पहली कम्युनिटी जो यूरोप से इंडिया आने के लिए सक्सेस हुई थी दैट वाज द वास्को द गामा, दैट बिलोंग्स फ्रॉम पोर्टुगीज कम्युनिटी। राइट, सो पोर्टुगीज कम्युनिटी जो है वहाँ से कहीं ना कहीं यूरोपियंस की एंट्री होती है इंडिया की पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल हिस्ट्री में। और लास्ट कंटेक्स्ट तक हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से आपके वास्को दी गामा इंडिया आते हैं, जामोरिन के साथ उनकी अच्छी खासी दोस्ती होती है। देन अगेन वो लोग अपनी कैसी फैक्ट्रीज यहाँ पे सेटअप करते हैं एंड देन आगे उनकी धीरे धीरे मार्चिंग होती है और धीरे धीरे कैलिकट, कन्नूर और कोचीन में उनकी फैक्ट्रीज ओपन होती है, उनको वहाँ के राइट्स मिलते हैं और फिर वहाँ पे वो लोग जो है अपने गवर्नर्स को अपॉइंट करते हैं। तो यहाँ पे जो तीन मेजर गवर्नर है उनको आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं। फर्स्ट इज फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। राइट, जिसके हम लोग अगर डिस्कस करके पॉइंट से शुरुआत करें तो आपको देखने को मिलता है कि यहाँ पे जो 1505 में पोर्टुगल के किंग थे, उन्होंने फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को 3 साल के टर्म के लिए यहाँ पे अपॉइंट किया था एज अ गवर्नर ऑफ इंडिया। राइट, अब ये यहाँ पे गवर्नर को अपॉइंट क्यों किया गया, उसका क्या मोटिव था? तो उसका एक मेजर मोटिव था कि जो पोर्टुगीज इंटरेस्ट है, ठीक है, पोर्टुगीज इंटरेस्ट किस में हुआ करते थे? ट्रेडिंग में एंड रूलिंग में। तो ये जो ट्रेडिंग एंड रूलिंग के जो उनके इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स हैं, राइट, उसको अगर यहाँ पे सेफ गार्ड करना पड़े तभी जाके उनको इंडिया के अंदर यहाँ पे अच्छी खासी सुप्रीमेसी हासिल हो सकती थी, ऐसा वहाँ के लोगों और कंटेम्प्रेरी टाइम पीरियड में मानना था। सो किंग ऑफ पोर्टुगल ने फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को पोर्टुगीज इंटरेस्ट को यहाँ पे सफिशियंट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए अपॉइंट करा। अब ये जो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा है, ठीक है, उन्होंने दो चीज़ें करी। उन्होंने जो है कि पोर्टुगीज की जो पोजीशन है इंडिया के अंदर, पोर्टुगीज की जो पोजीशन है उसको स्ट्रेंथन बनाने का काम सौंपा गया अल्मेडा को। एंड सेकेंडली, जो हम लोगों ने देखा था कि अरब मोनोपोली थी, बेसिकली मुस्लिम एंड अरब कम्युनिटी की जो ट्रेडिंग पे मोनोपोली थी, कहाँ पे? गल्फ ऑफ एडन में, स्टेट ऑफ हॉर्मुज एंड स्टेट ऑफ मलक्का। राइट, तो ये दोनों आपको कहीं कहीं देखने को मिलेंगे। ये एडन जो है वो गल्फ एरिया में देखने को मिलेगा आपको। आपको जो हमारा मिडल ईस्ट नेशंस आज के टाइम पीरियड में वहाँ पे देखने को मिलेगा। हॉर्मुज, जिसे आज के टाइम पे हॉर्मुज भी कहा जाता है, वो कहीं ना कहीं ईरान के आजू बाजू आपको देखने को मिलेगा। एंड स्ट्रेट ऑफ मलक्का आपको सीधा सा अंडमान सी के अंदर आप अगर देखोगे तो अंडमान से अगर आपको सिंगापुर या मलेशिया की तरफ जाना है तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो ये तीन टेरिटरी में जहाँ पे मुस्लिम ट्रेडिंग का डोमिनेंस हुआ करता था, वहाँ पे फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को बोला गया कि आप वहाँ पे जाओ, वहाँ पे भी पोर्टुगीज सुप्रीमेसी क्या करो, एस्टैब्लिश करो। राइट, ये दो बेसिक सी मोटिव्स थे जिनको लेके यहाँ पे अल्मेडा को भेजा गया था। साथ ही साथ उनको एक और एडवाइस दी गई थी कि वहाँ पे जाओ और आप अंजदीव, कोचीन और एक तीसरा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटर था हमारे पोर्टुगीज का, दैट इज आपका कन्नौर एंड किलवा। ठीक है, ये चारों के चारों क्षेत्र में आप वहाँ पे जाके उस पर्टिकुलर रीजन को फोर्टिफाई करो। मतलब कि वहाँ पे पोर्टुगीज की जो एक आप कह सकते हो कि रेसिडेंस है, वहाँ का जो एस्टेब्लिशमेंट है, उसे वहाँ पे आप प्रिपेयर करो, उसे फोर्टिफाई करो। साथ ही साथ यहाँ पे देखने को मिलता है कि कहीं ना कहीं ये जो अल्मीडा है,
फ्रांसिस्को डे अल्मेडा है, उनको जामोरिन से बहुत ही अपोजिशन यहाँ पे फेस करना पड़ रहा है, क्योंकि आपको पता ही था कि वास्को डी गामा जब आया तभी के टाइम पीरियड से जामोरिन के साथ उन लोगों का अच्छे खासे रिलेशन जो एस्टेब्लिश हुए थे वो कहीं ना कहीं फिर प्रॉब्लम्स में आते हैं, फिर कन्फ्लिक्ट्स में आते हैं। तो अगेन अल्मेडा के लिए सबसे बड़ी चैलेंज थी वहाँ का जो कंटेम्प्ररी रूलर है, दैट इज जामोरिन, और साथ ही साथ वहाँ के जो मामलुक सुल्तान है इजिप्ट के। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि जो यहाँ पे जो अगर आपको देखने को मिले तो यहाँ पे यूरोप है, यहाँ पे आपका मिडल ईस्ट है, एंड यहाँ पे आपका इंडिया है। तो यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे मिडल ईस्ट का बिजनेस टोटली डिसरप्ट हो गया, नए सी रूट मिला इंडिया की तरफ उसकी वजह से। तो अगेन जो वहाँ का जो मामलुक सुल्तान था इजिप्ट का, वो कहीं ना कहीं आपके पोर्टुगीज के खिलाफ था। तो अगेन आपको देखने को मिलता है कि इन दोनों की कंबाइन आर्मी से, ठीक है, आपको देखने को मिलेगा कि मामलुक सुल्तान एंड साथ ही साथ जो जामोरिन है, राइट, उनकी कुछ ऐसी इंटरप्शन होती है आपके पोर्टुगीज ट्रेड में कि कहीं ना कहीं जिसकी वजह से जो एक नॉर्मल सा जो ट्रेड होना चाहिए, एक जो सिंपल सा ट्रेड जो नॉर्मल तरीके से चलता है, वो नहीं चल पा रहा था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जामोरिन का अपोजिशन फेस करना पड़ा, साथ ही साथ मामलुक सुल्तान ऑलरेडी यहाँ पे अगेंस्ट में है, और तब के टाइम पीरियड में एक नया पिक्चर भी है कि गुजरात, ठीक है, गुजरात में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि गुजरात के सुल्तान का यहाँ पे शासन हुआ करता था गुजरात में, जिसे गुजरात सल्तनत की तरह स्टडी करवाया जाता है हिस्ट्री में। तो यहाँ पे इजिप्टियन एंड गुजरात नेवी ने कंबाइनली क्या किया, पोर्टुगीज पे अटैक किया, और साथ ही साथ यहाँ पे जो अल्मेडा का जो सन है, मतलब कि अल्मेडा का जो बेटा था, उसे मार दिया गया, राइट। पोर्टुगीज आर्मी वर्सेस इजिप्टियन एंड गुजरात आर्मी, गुजरात नेवी ने यहाँ पे वॉर किया, एंड उसमें अल्मेडा का जो बेटा है वो मर जाता है। अब बेटा मर गया है, सीधी सी बात है, बाप उसका बदला तो लेगा ही लेगा। तो अल्मेडा वापस उनके ऊपर नेक्स्ट ईयर क्या करता है, नेक्स्ट ईयर यानी कि 1507 में ये गुजरात इजिप्टियन ने यहाँ पे अल्मेडा के बेटे को मार डाला। तो नेक्स्ट ईयर 1508 के टाइम पीरियड में अल्मेडा ने क्या किया, दोनों आर्मी को कंबाइनली हराया अटैक में, राइट। और दोनों आर्मीज की इतनी खराब तरीके से धुलाई कर दी कि उनका जो एक विजन है, पोर्टुगीज विजन जो है, वो पूरा का पूरा क्लियर कर दिया, ना सिर्फ गुजरात और इजिप्टियन नेवी को, बल्कि पूरे भारत देश, पूरे आपको कंटेम्प्ररी जितने भी रूलर्स हुए करते थे, यूरोपियन पावर्स हुआ करते थे, उन सबके सामने कि भाई वी आर द मास्टर ऑफ इंडियन ओशियन, ठीक है। और अल्मेडा का ये विजन था कि भाई उसे जो है पोर्टुगीज को मास्टर ऑफ इंडियन ओशियन बनाना था, मतलब कि हिंद महासागर का मास्टर कौन होगा, पोर्टुगीज नेवी होगी। ऐसा अल्मेडा का विजन था, जो उसने ये पर्टिकुलर दोनों नेवी को क्रश करते हुए दर्शाया। और इस जो पॉलिसी है, ये इस पॉलिसी को हिस्टोरियंस क्या कहते हैं, ब्लू वाटर पॉलिसी। मतलब कि अगर आप इंडियन ओशियन को देखोगे तो इंडियन ओशियन का जो पानी है वो थोड़ा सा आपको ब्लूइश देखने को मिलेगा, और ये ब्लूइश वाटर पे से ही इस पर्टिकुलर पॉलिसी को ब्लू वाटर पॉलिसी नाम दिया जाता है, एंड उसे कभी कभी कार्टेज सिस्टम भी कहा जाता है। तो अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई ब्लू वाटर पॉलिसी कौन से पोर्टुगीज आपके गवर्नर के टाइम पीरियड में लाई गई थी, तो आप सबका आंसर होना चाहिए फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। और साथ ही साथ आपको ये भी पूछा जा सकता है कि ब्लू वाटर पॉलिसी कौन सी यूरोपियन कम्युनिटी के साथ एसोसिएटेड है। सो यहाँ पे आपका आंसर होगा पोर्टुगीज के साथ। सो दिस इज ऑल अबाउट द फ्रांसिस्को अल्मेडा। लेकिन उसके आगे जाने से पहले उसका एक बहुत ही अच्छा खासा व्यू है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि फ्रांसिस्को डी अल्मेडा कहता है कि एज लॉन्ग एज यू मे बी पावरफुल एट सी, you will hold India as yours, and if you do not possess this power, little will avail you a fortress on shore। मतलब देखो कि फ्रांसिस्को डी अल्मेडा जानता था कि अगर आपको भारत पे राज करना है, ठीक है, अगर आपको भारत पे अपनी पकड़ बनानी है, तो आपके पास नेवी का पावर होना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है, आपके पास नेवी का पावर होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपके पास नेवी नहीं होगी तो आप भारत के ऊपर एक फोर्ट्रेस तक जीत नहीं पाओगे, फोर्ट्रेस तक नहीं बना पाओगे। और यही चीज़ आप देखिए आज के कंटेम्प्ररी पीरियड में बहुत ही आप कह सकते हो कि लाजिम और बहुत ही जस्टिफाई करती हुई चीज़ है कि आज के टाइम पीरियड में इंडियन ओशियन आपको देखने को मिलेगा कि हाईली ट्रैफिकेबल ओशियन है, एंड साथ ही साथ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस भी उसका बहुत ही है। इसी वजह से यहाँ पे चाइना हो गया, यूएसए हो गया, फ्रांस हो गए, आपके यूके हो गए, और इंडिया तो खैर अपना तो ओशियन है ही है। तो हम लोग इतने सारे मेजर पावर्स जो है वो इस इंडियन ओशियन में बहुत ही क्या है, इंटरेस्टेड है। तो अगर
अल्मेडा की बात को हम लोग सही समझे कि भाई आपके पास अगर नेवी इतनी पावरफुल नहीं है तो आप इंडिया को नहीं जीत पाओगे। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये भी है कि हमारे लिए ये लेसन है कि इंडियन ओशियंस को अगर आपको अपने अंडर रखना है तो इंडिया को अपनी जो नेवी है उसे सुप्रीम बनाना पड़ेगा, एटलीस्ट इन इंडियन ओशियन रीजन, राइट? So this is the viewpoint from Francisco de Almeida, and this is all about the Francisco de Almeida mentioned in the Spectrum publication book of Brief History of Modern India. आगे देखते हैं, नेक्स्ट आता है आपका अल्फोंसो डी अल्बुकर्क। ठीक है, अब ये जो अल्फोंसो डी अल्बुकर्क है उसे रियल फाउंडर ऑफ पोर्टुगीज पावर इन ईस्ट माना जाता है। ठीक है, अल्फोंसो डी अल्बुकर्क वाज द रियल फाउंडर ऑफ पोर्टुगीज पावर इन द ईस्ट। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए कि जो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा था उसने एक बेस तैयार किया था। आप लोगों ने जो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को हम लोगों ने डिस्कस किया उसमें कहीं पे भी आपको ट्रेडिंग जैसा शब्द देखने को नहीं मिला। क्यों? क्योंकि उसका काम यही था कि उसको पोर्टुगीज को मास्टर ऑफ इंडियन ओशन बनाना था। मतलब कि मास्टर कब बनेंगे? जब वो यहाँ पे आएंगे, बहुत सारे वॉर करेंगे, वॉर जीतेंगे, तभी जाके आप यहाँ पे क्या बन सकते हो, तभी जाके आप यहाँ पे पावरफुल आर्मी, पावरफुल नेवी एंड पावरफुल इकोनॉमिक पावर बन सकते हो। तो अल्मेडा ने तो वो चीज़ कर दी, लेकिन उसे आगे कौन बढ़ाएगा? उसे आगे बढ़ाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है अल्बुकर्क की। ठीक है, और उसी वजह से जो है उसे यहाँ पे रियल फाउंडर माना जाता है पोर्टुगीज पावर का इन द ईस्ट, राइट? यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि अल्बुकर्क के टाइम पीरियड में ही पोर्टुगीज लोगों ने इंडियन ओशियन को स्ट्रेटेजिक कंट्रोल के अंडर यहाँ पे कवर अप कर लेते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे ईस्ट अफ्रीका में, यहाँ पे और साथ ही अपने रेड सी, यहाँ पे ओरमुज, मलक्का एंड मलाबार, ये सारे के सारे रीजन्स में आपको देखने को मिलेगा कि अल्बुकर्क का एक स्ट्रॉन्ग होल्ड हो जाता है। और अल्बुकर्क का स्ट्रॉन्ग होल्ड होना मतलब कहीं ना कहीं पोर्टुगीज का यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होल्ड हो जाना। एंड साथ ही साथ यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि अल्बुकर्क ने एक बहुत ही गजब की सिस्टम यहाँ पे एस्टेब्लिश करी थी जिसका हम लोग कहते हैं परमिट सिस्टम। कि अगर ये वाले रीजन में ईस्ट अफ्रीका, रेड सी, ओरमुज, मलाबार और मलक्का, मतलब कि इन शॉर्ट आपका टोटल इंडियन ओशियन रीजन आ गया। इंडियन ओशियन रीजन में अगर आपको शिप्स यहाँ से ले जानी है तो शिप्स को आपको क्या देना पड़ेगा? एक परमिट देनी पड़ेगी। वो आप परमिट दोगे तभी आपको शिप को वहां से ले जाया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे आपको जो शिप बिल्डिंग सेंटर्स हैं वो भी यहाँ पे अल्बुकर्क ने शुरू करवा दिए ये इंडियन ओशियन रीजन में। मतलब आप देखो कि एक तरफ से आपको इकोनॉमिकली तो फायदा हो ही रहा है क्योंकि आप यहाँ पे परमिट सिस्टम लागू कर रहे हो, और साथ ही साथ देखने को मिल रहा है कि आपकी शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री जो यूरोप में पावरफुल थी अब वो कहीं ना कहीं इंडियन ओशियन रीजन में भी हेल्पफुल होती हुई दिखाई दे रही है फॉर पोर्टुगीज कम्युनिटी, राइट? सो यहाँ पे आपको दो क्वेश्चन निकल सकते हैं कि शिप बिल्डिंग कब शुरू हुआ इंडियन ओशियन रीजन में। तो आपको मिलेगा कि अल्बुकर्क के टाइम पीरियड में। साथ ही साथ परमिट सिस्टम किसने लागू करी? तो पोर्टुगीजों ने लागू करी। किसके टाइम पीरियड में? अल्फोंसो डी अल्बुकर्क के टाइम पीरियड में। आगे देखते हैं, आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलता है कि आपके जो अल्बुकर्क है, ठीक है, उन्होंने बीजापुर के सुल्तान से 1510 के टाइम पीरियड में बहुत ही मेजर सिटी, दैट इज गोवा, ठीक है, जो आज एक बहुत ही बड़ा टूरिज्म का एक क्षेत्र है, एक रीजन है, उस गोवा क्षेत्र को, गोवा सिटी को जो है यहाँ पे बीजापुर के सुल्तान से 1510 में क्या किया था? एक्वायर किया था। देखिए ये सारी की सारी चीज़ें अभी चल रही है आपके साउथ इन इंडिया में, ठीक है, साउदर्न इंडिया में। और यहाँ पे ऊपर किसका शासन है अभी इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में? आपको देखने को मिलेगा कि मुगल्स का शासन, राइट? मुगल्स का शासन यहाँ पे आने वाला होगा। दिल्ली सल्तनत जस्ट अपने एंडिंग पे है, और मुगल्स 1526 में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि वो धीरे धीरे टेक ओवर कर रहे हैं। सो दिल्ली सल्तनत एंड मुगल्स के बीच का जो टाइम पीरियड है ये इस ऐसा टाइम पीरियड है जिसमें दिल्ली सल्तनत का ध्यान, उसके सुल्तानों का ध्यान नीचे था ही नहीं, साउथर्न इंडिया में था ही नहीं, और मुगल्स तो खैर आना ही बाकी थे, राइट? तो ये आपका एक जो टाइम पीरियड है उसमें यहाँ पे साउथर्न इंडिया को जो निगलेक्ट किया गया, उस निगलेशन के टाइम पीरियड में अल्बुकर्क ने बीजापुर के सुल्तान से गोवा को एक्वायर कर दिया, राइट? एंड साथ ही साथ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि ये जो आपका गोवा है वॉज द फर्स्ट बीट ऑफ इंडियन टेरिटरी टू बी अंडर द यूरोपियन सिंस द टाइम्स ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट। ठीक है, यहाँ पे देखने को मिलेगा कि ये जो आपका गोवा है, ठीक है, जो सुल्तान ऑफ बीजापुर का प्रिंसिपल पोर्ट हुआ करता था, वो फर्स्ट ऐसी इंडियन टेरिटरी है जो कि टोटली किसी
अदर कम्युनिटी के अंदर जा रही है, नॉन इंडियंस के अंदर जा रही है आफ्टर द टाइम पीरियड ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट। ठीक है, ये ऐसा एक रीजन है जो किसी ना किसी अलेक्जेंडर ऑफ द ग्रेट के टाइम पीरियड के बाद पहली ऐसी यूरोपियन प्रजा होगी जो इंडिया के किसी एक क्षेत्र में 100% अपने राइट्स यहाँ पे क्या करती है, क्लेम करती है। राइट, सो दिस इज द वेरी मच इंपॉर्टेंट थिंग। आपको पता होना चाहिए कि गोवा कब एक्वायर किया गया, 1510 में किसने एक्वायर किया, अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने किससे एक्वायर किया, सुल्तान ऑफ बीजापुर से। और ये पहली ऐसी टेरिटरी हुई आफ्टर अलेक्जेंडर द ग्रेट जो टोटली आपके किसी यूरोपियन कम्युनिटी के हाथ में गई। राइट, सो दिस इज द अल्फांसो डी अल्बुकर्क। और फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जिसे आप बिल्कुल मिस नहीं करना चाहोगे, दैट इज एबोलिशन ऑफ सती। ठीक है, हम सबको बताया जाता है कि राजा राम मोहन राय ने जो है यहाँ पे आपके देखने को मिलेगा कि सती प्रथा को एबोलिश करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले किया था। बट द थिंग इज कि पोर्टुगीज के टाइम पीरियड में भी इंडिया में सती प्रथा हुआ करती थी और उसको एबोलिश करने का टाइम किसने किया, अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने किया। राइट, सो दिस इज ऑल्सो अगेन वेरी मच इंपॉर्टेंट थिंग रिगार्डिंग द अल्फांसो डी अल्बुकर्क। आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज लोकल वाइब्स। ठीक है, अल्फांसो डी अल्बुकर्क ऐसा मानता था कि इंडिया पे राज करना हो तो सिर्फ मिलिट्री पावर या तो आपके इकोनॉमिक पावर से नहीं हो सकता। यहाँ पे आपको सोशली भी क्या करना पड़ेगा, इंटरेक्शन बढ़ाना पड़ेगा। तो उसने क्या किया कि उसके साथ जितने भी वॉयजेस में यहाँ पे आपके आए हुए थे, जितने भी पोर्टुगीज पीपल अल्फांसो के अल्बुकर्क के साथ आए हुए थे, या उनकी जितने भी पहले से आए हुए पीपल और पोर्टुगीज लोग यहाँ पे रहते थे, उनको बताया कि आप इंडियंस के साथ ऐसे घुल मिल जाओ जैसे दूध में शक्कर घुल मिल जाती है। ठीक है, और उसका एक मेजर वे क्या होगा कि मैरिज। ठीक है, आप इंडियन लड़कियों से मैरिज कीजिए, लोकल वाइब्स को अपनाइए, जिससे क्या होगा कि जो कम्युनिटी बनेगी वो इंडो यूरोपियन कम्युनिटी बनेगी जो आगे जाके हमारे ही कस्टम्स को, हमारे ही ट्रेडिशंस को अपनाएगी। इसी वजह से आप देखो कि वो इस तरीके से घुल मिल गए थे कि आज भी आपके गोवा सिटी में आपको देखने को मिलेगा कि बहुत ही ज़्यादा पोर्टुगीज कल्चर जो है वो आपको हाल फिलहाल के टाइम पीरियड में भी देखने को मिलता है। राइट, उसका रीज़न ये है। और ये पॉलिसी किसके द्वारा अपनाई गई थी, ये पॉलिसी अपनाई गई थी आपके अल्फांसो डी अल्बुकर्क के द्वारा। तो देखो कितना स्मार्ट बंदा था उस टाइम पीरियड में, उसको पता था कि ऐसी चीजें हो सकती है। राइट, साथ ही साथ आपको देखने को मिलेगा गोवा एंड दूसरे जो नॉर्दर्न के प्रोविंसेस है वहां पे पोर्टुगीजों ने लैंडलॉर्ड की तरह काम करना शुरू किया। ठीक है, दूसरे लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे आएंगे, कहेंगे कि ये जमीन हमारी है, बात खत्म। नहीं, इन्होंने यहाँ पे क्या किया, इन्होंने यहाँ पे लैंडलॉर्डशिप ली, साथ ही साथ न्यू रोड्स बनाए, इरिगेशन वर्क्स को ऊपर ध्यान दिया, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू क्रॉप्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, ये याद रखना कि टोबैको और कैश्यू भारत में कौन लाए, आपके पोर्टुगीज लोग लाए। ठीक है, टोबैको एंड कैशू जो आपके भारत में लाने का जिसे श्रेय दिया जाता है, दे आर इट 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 गोज टू योर पोर्टुगीज कम्युनिटी। राइट, साथ ही साथ यहाँ पे आपके कोकोनट्स के जो प्लांटिंग्स है, जो ग्रूव्स है, उसको भी यहाँ पे इंडिया में लाने का जो एक श्रेय है वो किसे दिया जाता है, पोर्टुगीज कम्युनिटीज़ को दिया जाता है। साथ ही साथ उन्होंने आर्टिसंस एंड मास्टर क्राफ्ट्समैन को भी यहाँ पे इंडिया की सिटीज़ में लाए, उनको यहाँ पे ट्रेडिंग के साथ साथ ये सारी चीज़ें भी शुरू करी। तो आप देखिए कि पोर्टुगीज लोग यहाँ पे सिर्फ ट्रेडिंग के लिए ही नहीं आए, वो यहाँ पे अपना घर बनाने के लिए आए। राइट, उन्होंने ये सारी चीज़ें यहाँ पे इंट्रोड्यूस करी। राइट, और ये सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस करने के बेसिस पे ही अल्फांसो डी अल्बुकर्क को रियल फाउंडर ऑफ पोर्टुगीज पावर इन द ईस्ट माना जाता है। राइट, सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये पैराग्राफ पूरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको इसकी एक भी लाइन मिस नहीं करनी चाहिएगा क्योंकि हर एक में से यहाँ पे कोई ना कोई क्वेश्चन इजीली बन सकता है। राइट, सो यहाँ पे लास्ट में लिखा हुआ है कि मोस्ट ऑफ सच पोर्टुगीज केम टू लुक अपॉन देयर न्यू सेटलमेंट्स रेदर देन पोर्टुगल एज होम। ठीक है, बहुत सारे पोर्टुगीजों को अपना घर जो कि पोर्टुगल है उसको छोड़ के इंडिया में गोवा में आके बहुत ही ज़्यादा मज़ा आई, और इन्होंने गोवा को अपने होम की तरह एक्सेप्ट किया, अपने घर की तरह एक्सेप्ट किया। राइट, सो दिस इज द थिंग फ्रॉम द अल्फांसो डी अल्बुकर्क। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आपका जो गवर्नर आता है दैट इज नीनो डी कुन्हा। राइट, अब ये जो
निनो डी कुन्हा है, उन्हें इंडिया में 1529 में यहाँ पे अपॉइंट किया जाता है। और साथ ही साथ यहाँ पे एक और मेजर इवेंट होती है कि जो पोर्टुगीज गवर्नमेंट है वो कहती है कि आपकी हेडक्वार्टर्स कोचिन से अभी गोवा बना दिया जाए। ठीक है, अब देखिए अभी तक जो आपका हेडक्वार्टर है पोर्टुगीज का, वो कोचिन में ही रहता है। बट निनो डी कुन्हा के साथ आपका जो पोर्टुगीज हेडक्वार्टर है इंडिया का, उसे कोचिन से गोवा की तरफ शिफ्ट किया जाता है। तो दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट इवेंट। साथ में आपको देखने को मिलेगा कि जो मैंने गुजरात के सल्तनत के बारे में बात किया था, उसका एक मेजर यहाँ पे इवेंट है, उसका मेजर एक यहाँ पे सुल्तान था जिसका नाम था बहादुर शाह। ठीक है, अब ये जो बहादुर शाह ऑफ गुजरात जो है, उसके टाइम पीरियड में मुगल एम्पायर कौन थे? हुमायूं हुआ करते थे। टाइम पीरियड देखिए 1529। ठीक है, मतलब मुगलों का शासन आ गया है। अब हुमायूं यहाँ पे मुगल शासन हुआ करते थे। मुगल आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे दिल्ली में उनका शासन था यहाँ पे, राइट। सो कहीं ना कहीं मुगल्स का और बहादुर शाह ऑफ गुजरात के बीच में कन्फ्लिक्ट चल रहे थे, राइट। अब सीधी सी बात है, दो राजा के बीच में कन्फ्लिक्ट हो रहा है तो एक बंदा किसी तीसरे के पास जाएगा। तो इसी केस में बहादुर शाह जो है वो गया पोर्टुगीज के पास। ठीक है, एंड पोर्टुगीज के पास उसे कहा कि भाई आप मेरी हेल्प करो, मैं आपको दीव जो है, दीव यानी गुजरात का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, यहाँ पे आप कह सकते हो कि पोर्ट कंसिडर किया जा सकता है उसके कंटेम्प्रेरी टाइम पीरियड्स में। सो यहाँ पे देखने को मिलेगा कि जैसे ही ये टाइम पीरियड चलता है 1534 का, राइट, 1534 के दौरे ड्यूरेशन में आपको देखने को मिलता है कि हुमायूं और बहादुर शाह के बीच में बहुत सारे क्लैशेस आते हैं। हुमायूं पहले गुजरात आता है तो बहादुर शाह वहाँ से गुजरात से भागता है, वो थोड़ा अहमदाबाद की तरफ आता है तो हुमायूं भी अहमदाबाद की तरफ आता है। बहादुर शाह को फिर कहीं पे सूरत की तरफ जाना पड़ता है तो अगेन हुमायूं सूरत की तरफ आता है, तो बहादुर शाह के पास टाइम नहीं बचता और वो सीधा सीधा चले जाता है पोर्टुगीज़ के पास। ठीक है, सो 1534 में ये इतनी इवेंट होती है। और पोर्टुगीज डेफिनेटली बात है कि अपना फ़ायदा तो देखेंगे ही कि एक्सचेंज में मुफ्त में तो कोई यहाँ पे सेवा की नहीं जाती। तो पोर्टुगीज ने कहा कि भाई हमें जो है वो राइट्स चाहिए, रेवेन्यू राइट्स चाहिए आपके पर्टिकुलर किसी एक रीजन में। अगर वो हमें राइट्स आप दोगे तो ही जाके हम आपकी हेल्प करेंगे। गुजरात के शाह ने बोला कि भाई मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, मेरे को हेल्प करनी ही पड़ेगी। तो उनके बेसिस पे उन्होंने जो है दीव का जो अपनी टेरिटरी थी उसे यहाँ पे पोर्टुगीज को एज इन फॉर्म ऑफ रेवेन्यूज के राइट्स यहाँ पे दे दिए जाते हैं। बट आप देखिए कि एक बहुत इंटरेस्टिंग चेंज आता है कि 1536 में आने तक, राइट, 1536 आने तक आप देख सकते हो कि सेंट्रल इंडिया में, मतलब 1536 में आपके सेंट्रल इंडिया में जो हुमायूं का शासन हुआ करता था उसको चुनौती दी जाती है शेर शाह सूरी के द्वारा। ठीक है, शेर शाह सूरी जो होता है उससे यहाँ पे उसको चुनौती मिलती है। अब सीधी सी बात है कि मैं जो है पहले अपना घर बचाऊंगा या किसी और के घर को बचाने के लिए आगे जाऊंगा? सीधी सी बात है, अपना घर बचाऊंगा। तो यहाँ पे हुमायूं जो है वो 1536 तक वापिस चला जाता है आपके दिल्ली में। और अब क्या होता है, अब बहादुर शाह कहते हैं अब मुझे कोई खतरा नहीं है, मैं अपना दीव क्यों दूं? ठीक है, तो पोर्टुगीज वाले कहते हैं कि भाई तूने तो प्रॉमिस किया था, ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा, तेरे को देना पड़ेगा दीव हमें, हमने आपकी मदद की है। तो बहादुर शाह बोले कैसी मदद, जब वॉर हुआ ही नहीं है तो, राइट। तो यहाँ पे पोर्टुगीज को लगा कि यार ये तो धोखा हो गया। तो धोखा हो गया तो पोर्टुगीज कम्युनिटी ऐसी है कि धोखा बिल्कुल सहन नहीं कर सकती, राइट। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि चल ठीक है बहादुर शाह आ जा तू मेरे पास, राइट। बहादुर शाह को एक पार्टी का इनविटेशन देते हुए एक शिप में बुलाया जाता है। ठीक है, और वो शिप को ले जाया जाता है दूर समंदर में। आप सबको पता है कि पोर्टुगीज की नेवी यानी बहुत ही पावरफुल है, और ये बंदा अपना बहादुर शाह को ऐसा लग रहा है पार्टी करेंगे, मौज करेंगे, जलसा करेंगे, लेकिन उसे पता नहीं था कि ये पार्टी उसके जीवन की आखिरी पार्टी हो सकती थी, राइट। सो उसे यहाँ पे शिप में बैठा के दूर समंदर में ले जाया जाता है सीन सिनारी देखने के लिए, फिर वहाँ जाके उसको इजीली मार दिया जाता है, राइट। बहादुर शाह खत्म, मतलब आपका दीव पोर्टुगीज के पास आ जाता है, राइट। अब ना ही उनके पास कोई ऐसी के देखने को मिलेगी कि आपको ऐसा अपोजिशन रहता है, और ना ही कोई यहाँ पे इंटरेस्टिंग मैटर रहती है बहादुर शाह के डेथ के बाद, राइट। तो 1537 में आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे कहीं ना कहीं बहादुर शाह को मार दिया जाता है, उसका हत्या हो जाती है यहाँ पे दीव के आसपास, दीव के चक्कर में। एंड देन यहाँ पे दीव को टेक ओवर किया जाता है बाय निनो डी कुन्हा। आगे देखेंगे कि निनो डी कुन्हा जो है वो क्या करता है, वो जाता है, अब उसका ध्यान यहाँ पे गुजरात पे आ गया। कोचीन और गोवा का क्षेत्र तो ऑलरेडी उसी के पास है, राइट। तो अब बचा क्या, अब बचा बंगाल। तो वो चाहता है कि आप देखिए तीनों सेंटर्स,
तो वो तीनों के तीनों दिशाओं को क्या करना चाहता है, अपने अंडर लाना चाहता है। यहाँ से उसने गुजरात को टेक ओवर, ये अरबियन सी को यहाँ से टेक ओवर किया। यहाँ पे भी मलबार और जो आपका कोर्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, अरेबियन सी, उसको यहाँ पे टेक ओवर किया जाता है। यहाँ पे बे ऑफ बंगाल को टेक ओवर करने की वो प्लान कर रहा है। तो ऐसे में क्या करता है, ये हुगली को जो है अपना हेड क्वार्टर्स बनाता है। ठीक है, बंगाल में आप सबको पता होगा कि हुगली जो है एक बहुत ही बड़ा ट्रेडिंग सेंटर है, और उसी हुगली को यहाँ पे नीनोडी गुना जो है वो अपना क्या बनाता है, हेड क्वार्टर बनाता है। एंड साथ ही साथ यहाँ पे बहुत सारे आपको देखने को मिलेगा कि पोर्टुगीज नेशनल्स को यहाँ पे वो अपने हेड क्वार्टर में सेटल अप करता है, और बंगाल में अपनी पोर्टुगीज रेसिडेंसी ओपन करता है। सो गाइस, दिस इज ऑल अबाउट नीनो डी गुना। एंड हियर वी कंप्लीट विथ आवर टुडे सेशन, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया तीन मेजर आपके पोर्टुगीज गवर्नर्स। फर्स्ट इज अल्फोंसो डी अल्मेडा, राइट, सॉरी, आपका जो फर्स्ट यहाँ पे जो आपको देखने को मिलेगा, दैट इज आपको देखने को मिलता है तीन पर्टिकुलर गवर्नर्स हमारे रहे हैं। फर्स्ट इज आपके फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, सेकंड इज आपके अल्फोंसो डी अल्बुकर्क, एंड थर्ड इज आपके नीनो डी कुन्हा। ये तीनों के तीनों गवर्नर्स ने कहीं ना कहीं इंडिया में, भारत में कंटेम्प्ररी टाइम पीरियड्स में पोर्टुगीज पावर को यहाँ पे एस्टेब्लिश करने में बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले किया। और इन सब में भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका अल्फांसो डी अल्बुकर्क, जिसने रियल पावर को, रियल सेंस में पोर्टुगीज पावर को ईस्ट में एस्टैब्लिश किया, ऐसा कंसिडर किया जाता है, राइट। सो आई होप आप लोगों को आज का कंसेप्ट बहुत ही इजीली क्लियर हो चुका होगा, आपको इस तीनों के तीनों गवर्नर्स के बारे में समझ में भी आया होगा, और आपके ये जो पूरे कंसेप्ट है वो भी क्लियर हो चुके होंगे। ठीक है, सो गाइज मिलते हैं अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ, राइट। बट बिफोर गोइंग, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप कह सकते हो कि सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपके जो दूसरे आप कह सकते हो कि जो कंटेम्प्ररी आपके कॉम्पिटेंट्स हैं, उसे भी इस पर्टिकुलर सीरीज़ का लाभ मिले। और साथ ही साथ आप देख सकते हो कि किस तरीके से यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया यहाँ पे फ्रेम हो रही है, राइट। तो इस पर्टिकुलर टॉपिक्स के नोट्स को पाने के लिए आप इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो, राइट। और उसमें आपको बहुत सारी नई अपडेट्स मिलेगी, नए फीड्स भी मिलेंगे, और आने वाले यूट्यूब वीडियो की अपडेट्स भी मिलेगी। ठीक है, सो आई होप वी ऑल आर क्लियर विद दिस, एंड मिलते हैं अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए